वेलकम टू CMA पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन का थर्ड पार्ट है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखकर ही ये वाले वीडियो पे आए हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आपको आगे की भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आने वाले हैं और टॉपिक्स भी नहीं समझ में आएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखें, फिर ही ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है नॉन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें लिखा है इफ द कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय ट्रांसफर of asset other than cash or by issue of debt or equity instrument or acquirer, then such transfer of asset or issue of instrument should be at fair value एट एक्वाइजिशन डेट, ठीक है। तो हमें ये बताया गया है इसमें कि अगर जब हम अपने कंसिडरेशन को पे करेंगे अदर देन कैश में, तब या तो ऑप्शन हमारे पास दो है कि या तो हम एसेट के थ्रू करेंगे, ट्रांसफर सेटल करेंगे, ठीक है, और या तो हम क्या करेंगे, इशू कर देंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट जो भी इक्विटी इशू करेंगे या फिर एसेट को जो हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, तो वो क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, ठीक है। किस पे होना चाहिए, फेयर वैल्यू पे। एक्वाइजिशन डेट के दिन वो क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि व्हेन एसेट आर ट्रांसफर्ड एट फेयर वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू, जो हमने जिस अमाउंट पे हम लोग कैरी किया है और जो हमारा फेयर वैल्यू है, वो दोनों के बीच में जो भी अमाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे हम, या तो वो गेन और या तो लॉस भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टेटमेंट ऑफ PL में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ PL में ट्रांसफर करेंगे कौन सा अमाउंट, जो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो, ठीक है। और या तो अगर हम एसेट में करेंगे तो हमें ये करना, ये ट्रीटमेंट करना है। और सेकंड है कि जब हम कोई सिक्योरिटी इशू करेंगे तब हम क्या करेंगे, जो हमारा फेयर वैल्यू है और फेस वैल्यू के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो वाला अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगा हमारा वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये था हमारा नॉन कैश कंसीडरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन में क्या है, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इज नॉट इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन कॉस्ट विच इंक्लूड लाइक फाइंडर्स फीस, ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताया गया है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन में कि जब हम किसी बिजनेस को अक्वायर करते हैं तो उसको अक्वायर करने में हमें कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट हमारा आएगा एक्वाइजिशन कॉस्ट, तो वो हम कॉस्ट परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। वो हम परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम लोग मानेंगे एक्सपेंस की तरह मानेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसको सेपरेटली चार्ज करेंगे PL में, P&L अकाउंट में हम उसे सेपरेटली चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है कि अगर कोई भी टॉपिक हमें इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन हमें ये डाउट होता है कि टॉपिक तो समझ में आ गया लेकिन इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा, उसे हम कैसे डील करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, शुड स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन एक्वाइजिशन डेट ऑफ लैंड परसुएंट टू अ बिजनेस कॉम्बिनेशन बी decapitalized to the cost of asset or should be treated as acquisition related cost and accordingly be expensed off, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, जो हम स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, जैसे हमने कोई लैंड को अक्वायर किया, बिजनेस कॉम्बिनेशन का ये, ठीक है। तो हमने किसी लैंड को अक्वायर किया और उसमें जो हमने स्टैम्प ड्यूटी का जो अमाउंट पे किया, तो हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या वो मतलब उसका कैपिटलाइज कर देंगे या फिर उसको हम लोग एक्वाइजिशन कॉस्ट की तरह उसको ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि हम क्या करेंगे। अभी हमने टॉपिक पढ़ा कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन में कि हम उसको क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, ठीक है। और P&L में उसको दिखाने वाले हैं। तो आइए हम इसका आंसर पढ़ते हैं कि हमें आंसर कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, एज पर इंड AS 103 द एक्वाइजिशन रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड बाय एन अक्वायरर टू इफेक्ट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन आर नॉट पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो बिजनेस कंसिडरेशन ट्रांसफर जो हमने किया उसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। दीज आर कॉस्ट दैट अक्वायरर इनकर्स टू इफेक्ट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा कॉस्ट है जो बिजनेस
कॉम्बिनेशन करते टाइम हमें इनकर हुआ है, ठीक है। उसके बाद है द स्टैम्प ड्यूटी पेएबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट इन कनेक्शन विद बिजनेस कॉम्बिनेशन इज एन acquisition related cost described under Ind AS 103. It is a cost incurred by the acquirer in order to effect the business combination to acquire the ownership right in land in order to complete the process of transfer of asset as part of overall business combination, ठीक है, transaction, but it does not represent consideration paid to gain control over the business from the seller, ठीक है। ये मतलब business combination को acquire करने में इसका पूरा मतलब कुछ नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करते तो हमें एक्वाइजिशन उसका नहीं मिलता, लेकिन ये क्या एक एक्सपेंस है तो हमें इसे कंसिडरेशन में नहीं दिखाना है, इसे क्या करना है, हमें P&L में डायरेक्टली मतलब सेपरेटली उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। यहाँ लिखा एज पर Ind AS 103 एसेट एंड लायबिलिटी अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू while incurred in connection with business combination. Stamp duty does not increase the future economic benefit from the net asset comprising the business and hence cannot be capitalized, ठीक है। Accordingly, the stamp duty in relation to land acquired as a part of business combination transfer are required to be recognized as an expense in the period in which the acquisition is completed and given effect to the in the financial statement of the acquirer, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हमारा था कि स्टैम्प ड्यूटी जो हमारा है उसको क्या करेंगे हम, या एक्सपेंस ऑफ करेंगे या फिर कंसिडरेशन की तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर सिंपल सा यही था कि अकॉर्डिंग टू Ind AS 103 ये एक्वाइजिशन परचेज कंसिडरेशन में अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली इसको ट्रीट करेंगे और इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक है, उसके बाद हम टॉपिक करते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन, ठीक है। डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या होता है कि डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब कि डिले कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे हमने आज नहीं देके कुछ महीने बाद पेमेंट किया है तो उसको बोलते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। यहाँ पे लिखा है डेफर्ड कंसिडरेशन दैट इज डिलेड कंसिडरेशन विच मीन्स पेमेंट विल बी मेड आफ्टर सर्टेन पीरियड, ठीक है। द कंसिडरेशन इज नॉट कंडीशनल बट ओनली डिलेड, मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि आप अगर ऐसा करोगे तो ही हम आपको देने वाले हैं कंसिडरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डिलेड कंसिडरेशन है ये, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन में यही है हमारा कि जैसे इसमें कोई कंडीशन होता है, कंटिंजेंट मतलब ही होता है कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट होता है कंटिंजेंट मतलब कि डिपेंडेंट, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन में क्या है कि अगर सपोज कि कोई बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या हमने किया कि अगर हमारा कोई फिक्स टारगेट है कि अगर ऐसा टारगेट हमारा पूरा हो जाता है तभी हम जाके ये वाला आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट करने वाला, एडिशनल कंसिडरेशन पे करेंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। वो फिक्स नहीं होता है, अगर ऐसा हुआ तभी हम पे करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम नहीं पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लिख के रखा है स्पेशली, तो आइए पढ़ते हैं। ए लिमिटेड अक्वायर बी लिमिटेड इन April 2020, ठीक है, फॉर कैश। द acquisition agreement states that an additional ₹20 million of cash will be paid to B Limited former shareholders if B Limited succeed in achieving specified performance target, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन हो गया, इसी का हुआ ना, कंटिंजेंट कंसिडरेशन का, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कंटिंजेंट कंसिडरेशन था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंटिंजेंट कंसिडरेशन से रिलेटेड है कि अगर वो परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव कर लेगा, टारगेट को अचीव कर लेगा, तभी जाके ये 20 लाख रुपए 20 मिलियन का जो एक्स्ट्रा कैश कंसिडरेशन है तभी वो उसको हम लोग पे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है, ए लिमिटेड डिटरमाइंस द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट कंसिडरेशन लायबिलिटी एट द एक्वाइजिशन डेट टू बी ₹15 million. At a later date, A Limited consider chances that the probability of meeting the said performance target might become lower. How will the acquirer treat this कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो उसका प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं, उसका वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हम इसका आगे सोल्यूशन देखते हैं कि हमें इसको कैसे
एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं सोल्यूशन इसका। देखा, एज सर्टन कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन अचीविंग सर्टन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इन फ्यूचर द कंसिडरेशन इज कॉन्टेंजेंट, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ लिए कि कॉन्टिंजेंट है, ये हमें पता चल गया। ऑन अचीविंग दोज पैरामीटर्स, ठीक है। एज सच द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कंटिंजेंट कंसिडरेशन। फर्दर, सिंस द कंसिडरेशन इज टू बी सेटल्ड फॉर वेरिएबल अमाउंट इन कैश, सच कंसिडरेशन वुड बी इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी रेदर देन इक्विटी। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया है ना, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया है अक्वायरर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको फ्यूचर में उसको पे करना ही है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एज एट द अक्वाइजेशन डेट द अक्वायरर शुड कंसिडर द अक्वाइजेशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अकॉर्डिंगली सच रिकॉग्निशन वुड इंक्रीज गुडविल और रिड्यूस गेन और बार्गेन परचेज एज द केस में बी। क्या करेगा, या तो गुडविल और उसका बार्गेन परचेज को रिड्यूस भी कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज करेगा, या तो गुडविल और बार्गेन परचेज को वो रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा इन द गिवन केस इफ द चांस ऑफ मीटिंग द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बिकम्स लेस probable, then the contingent consideration in the nature of financial liability should be remeasured and the impact for the exchange in the fair value impact of the change in the fair value should be recognized in the statement of PL, ठीक है। बोला गया कि जैसा भी होगा उसके बाद मतलब जो भी इम्पैक्ट उसका पड़ेगा उसको हम स्टेटमेंट ऑफ PL में उसका इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।